not reaching to the full screen. Okay, I hope my screen is visible. मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? यस सर, यस सर, यस। ऑल राइट, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 20th सेंचुरी लिटरेचर की शुरुआत के जो 30 ईयर्स हैं 1890 से 1918 के बीच में, उस दौरान क्या क्या बातें हुई और इस लिटरेचर को समझने के लिए हमें कौन कौन से लोगों को समझना होगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है इस पूरे पीरियड के लिए, और इस पूरे पीरियड को के जो भी मेन राइटर्स हैं या मेन इवेंट्स हैं उनको हम आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं सिर्फ 20th सेंचुरी लिटरेचर वाला पार्ट और क्रिटिसिज्म वाला पार्ट देख रहा हूँ, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको अदर टीचर्स कवर करेंगे। आपको पता है कि ये जो पार्ट है 20th सेंचुरी लिटरेचर, ये सबसे डिफ़िकल्ट वाला पार्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एज आगे आती चली गई, चीज़ें कठिन से कठिन होती गई, और विद द अराइवल ऑफ द थियरी, लिटरेचर और थियरी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। ये तो आपको आइडिया है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, और हर एक क्लास को आपको बहुत समझदारी से अटेंड करना है, समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको बीच में कुछ नहीं आता तो आप मुझे रोक करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एडवर्ड अल्बर्ट से की जो बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उससे ली गई एक तस्वीर है, उसके एक पेज की, पेज नंबर है 27। और अगर आप इस पेज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस दौरान 1890 से लेकर के 1918 के बीच में कौन कौन से राइटर्स थे, जो मेन राइटर्स थे, जिनके नाम पे हम इस एज को जान सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टॉमस हार्डी का नाम है, जो 1840 से 1928 के बीच एक्टिव थे। ठीक है, हार्डी के बाद आपके हेनरी जेम्स हैं, जो 1843 से 1916 हैं। जोसेफ कॉनरेड हैं, H.G. वेल्स हैं, G.B. शॉ हैं, जॉन विलिंगटन सिंज हैं, विलियम बटलर येट्स हैं, एंड रॉबर्ट ब्रिजेस हैं। राइट, सो दिस इज द टाइम यू सी, ये 1890 से लेके 1918 तक का, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले का, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद का टाइम है, इंटर वॉर ईयर्स, उसको हम अलग से स्टडी करेंगे। मेन वर्क कौन से इसमें है? टेस ऑफ द ड्यू अबेलिस, आपको पता है ये हार्डी की सबसे फेमस नावल है। राइट, आल्मस फॉली, प्लेस पेजेंट्स एंड एट्सेट्रा, ये सारे वर्क्स हैं जिनके बारे में हम आगे आने वाले अपनी क्लासेस में डिटेल में बात करेंगे, बट दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें कि 1890 से 1918 के बीच में जो इंग्लैंड के इतिहास में क्या हो रहा था, उसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड लिटरेचर बोथ। ऑफ कोर्स हिस्ट्री इज नॉट आवर टारगेट, लिटरेचर इज, एंड थियरी ऑफ कोर्स इज, बट लिटरेचर कैन नॉट बी अंडरस्टूड एट लीस्ट फॉर द UGC नेट विदाउट द हिस्ट्री। तो आपको पता है 22 जनवरी 1901 को एक घटना होती है। वो घटना क्या थी? क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन का पद से हट जाती हैं, और उनके सबसे बड़े बेटे, जिनका नाम था एडवर्ड एल्बर्ट, ठीक है, एडवर्ड एल्बर्ट उनका नाम था, और जो मैंने अभी आपसे बुक के बारे में बात किया था, उस बुक का नाम भी एडवर्ड एल्बर्ट है, राइटर हैं उसके। ये कोइंसिडेंस है। एडवर्ड एल्बर्ट जो हैं, जिनको एडवर्ड सेवेंथ कहा जाता है, जो 1841 में पैदा हुए थे, और उस समय इनकी उम्र थी लगभग 60 साल। ये बनते हैं इंग्लैंड के किंग, और ये लगभग 1901 से लेकर के 1910 तक इंग्लैंड के किंग रहते हैं, लगभग 9 साल किंग रहते हैं इंग्लैंड को। और इनके शासनकाल में जो घटनाएं होती हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं 20th सेंचुरी के फॉर्मेशन के लिए। इसी समय एक लड़ाई चल रही थी इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच में। अफ्रीका को उस समय बोर कहा जाता था, बोर रिपब्लिक कहा जाता था, और बोर रिपब्लिक जो था वहाँ पे एक गोल्ड और हीरे की खोज हुई थी। ऐसा पता चला था कि वहाँ पे काफ़ी गोल्ड और हीरा अवेलेबल है, डायमंड अवेलेबल है, और इस कारण से इंग्लैंड की ऑब्वियसली वो इंग्लैंड की कॉलोनी थी, लेकिन इंग्लैंड का इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
बट जो अफ्रीका थे के लोग थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की, अच्छी लड़ाई की, और इंग्लैंड को कई बार हरा भी दिया, कई बार इंग्लैंड ने उनको हरा दिया। लेकिन इंग्लैंड के पास काफ़ी पावर थी, इन्होंने री भेजी, अलग अलग देशों से सेनाएं भेजी, और उस वजह से वो लोग हार गए। तो उन लोगों ने गुरिल्ला वारफेयर अपना लिया बोर वार में, और वो इंग्लैंड के लोगों को छिप करके मारते थे। तो इन लोगों ने एक ऐसी टेक्निक अपनाई जिसमें ये लोग एनिमी को मारने के लिए पूरा आग लगा देते थे, बर्बाद कर देते थे, यानी जो ब्रिटेन के लोग थे। और इसलिए अफ्रीका के लोगों के और बोर वार में जो जो इंग्लैंड था, इन दोनों के बीच में संधि हुई, दोनों में समझौता हुआ। इतिहास का विषय है, उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। बट बोर वार जो था वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिटरेचर के फॉर्मेशन में, जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड है, सेकेंड डिकेड है। एक और जो चेंज आया वो ये था कि इंग्लैंड अभी तक सिर्फ इम्पीरियलिज्म की बात करता था, यानी वो बात करता था कैसे राज्य को का विस्तार किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर कब्जा किया जाए। लेकिन अब इंग्लैंड में समस्याएं बढ़ने लगी थी, और अब लोग सोशल प्रॉब्लम्स की ओर भागने लगे थे। इम्पीरियलिज्म से अब सोशल प्रॉब्लम्स की ओर लोग चल रहे थे, और इसी में एक दिशा में एक प्रयास था लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, जिसको हम लोग पंचायत कहते हैं अपने इंडिया में, राइट। लोकल गवर्नमेंट काफ़ी फॉर्म हुई वहाँ पे। लोगों की डिमांड थी कि हेल्थ पे, एजुकेशन पर, सिटीजन्स के हैप्पीनेस पे पैसे खर्च किए जाएं, और सरकार मजबूर हो गई थी पैसा खर्च करने के लिए। बिजनेस काफ़ी उभर कर सामने आ रहा था। आपको पता है विक्टोरियन एज में ठीक जो इसके पहले आई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, और इसलिए ढेर सारे ट्रेड यूनियन बन गए थे। और आपका आयरलैंड जो कि इंग्लैंड के ही अधीन था, उसमें होम रूल का मूवमेंट चल रहा था। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर चुकी थी, वो वोटिंग राइट्स की मांग कर रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जर्मनी बहुत पावरफुल हो रहा था, और उसी के वो पावरफुल होने का परिणाम था कि वर्ल्ड वार 1 होती है। ये कुछ घटनाएं हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये वो डिटेल्स हैं जो हमें बताते हैं कि उस समय का लिटरेचर कैसा रहा होगा। इंग्लैंड में एक पार्टी बनी उस समय, पार्टी पहले से थी लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी जो गरीबों की पार्टी थी, आप कह लीजिए सामान्य लोगों की पार्टी थी, उसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्राप्त किया, बहुत ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंच गई। जैसे दिल्ली में आप देखिए आम आदमी पार्टी बहुत पावरफुल होती गई, या अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्टीज़ पावरफुल होती हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक पार्टी बहुत पावरफुल हुई जिसका नाम था लेबर पार्टी, जो आज भी इंग्लैंड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टी है। ये है कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस एज का। थोड़ा बहुत अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। समझ में आया? डू यू गेट दिस एनीबडी? अब हम बात करेंगे लिटरेरी फीचर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले ही कि मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूँ चीज़ों को, डिटेल में हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले इंग्लैंड में 1902 में एक एक्ट आता है जिसे कहा गया था एजुकेशन एक्ट, राइट। एजुकेशन एक्ट जो 1870 में, एक्चुअली ओरिजिनली एजुकेशन एक्ट आया था 1870 में, 1870 में। लेकिन 1902 में संसद में एक और अधिनियम पास होता है, एंड दिस एक्ट इज मेड मोर पावरफुल। तो एजुकेशन एक्ट ऑफ 1902, इस एक्ट के आने के बाद इंग्लैंड में एजुकेशन काफ़ी तेज़ी से फैलती है। एंड अगर एजुकेशन फैलेगी तो लिटरेचर भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इतनी ज़्यादा बुक्स लिखी जाने लगी थी 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड के आते आते कि जो बहुत ही रद्दी लिटरेचर था वो भी छप जाता था, और लोगों के पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ था, बहुत पेपर था, बहुत। और आज के टाइम की तरह क्लाइमेट कंसर्न बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए कार्बन का उत्सर्जन कम करना है, ऐसा कोई आइडिया नहीं था, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं थी। तो बहुत सी किताबें लिखी जा रही थी। सोशल पर्पस के लिए लिटरेचर को लिखा जाता था, लिटरेचर फॉर सोशल पर्पस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड इस समय शिफ्ट कर रहा था इम्पीरियलिज्म से सोशल प्रॉब्लम्स की ओर। और आपको पता है ब्रिटिश विक्टोरियन एज में नॉवेल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, और नॉवेल आज भी बहुत पावरफुल थी। लेकिन एक मज़ेदार बात होती है, क्या होती है, जो है कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट वीक में ड्रामा दोबारा जन्म लेता है। पूरे विक्टोरियन एज में अगर आप ड्रामेटिस्ट ढूंढेंगे तो आपको कोई मिलेगा नहीं, एक आध दो छोड़ करके। ड्रामा को कोई सुनता ही नहीं था, सिर्फ लोग पोइट्री की ही बात किया करते थे। लेकिन
मॉडर्न एज जब 1890 में आती है तो ड्रामा का रीबर्थ होता है। हम बात करेंगे ड्रामेटिस्ट कौन कौन से थे उनके बारे में। एक्सपेरिमेंट्स ढेर सारे होते हैं, ढेर सारी नई नई फॉर्म्स आती हैं पोइट्री की, है ना, ढेर सारी नई नई फॉर्म्स आती हैं पोइट्री की, और इसलिए लिटरेचर बहुत वाइड हो जाता है 20th सेंचुरी का। कौन कौन से मेन नॉवेलिस्ट थे जो इस समय राइटिंग कर रहे थे? टॉमस हार्डी 1840 से 1928। अब अगर आप टॉमस हार्डी की नॉवेल्स आपको पता है, टेस ऑफ द डूअबेलिस थी, इसके अलावा डेस्परेट रेमेडीज़ उन्होंने 1871 में लिखी, अंडर द ग्रीनवुड ट्री लिखी, ये सारी आपके कोर्स में हैं। वेसेक्स के लिए बहुत फेमस थे। वेसेक्स एक जगह थी जहाँ जो इनकी हर नॉवेल में आती है, और इनको मरने के बाद वेस्टमिंस्टर एबी में जो पोइट्स कॉर्नर है वहाँ पे दफनाया गया था। ये एक आर्किटेक्ट बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। 1862 में ये लंदन आते हैं, और बाकी डिटेल इनके बारे में हम बात करेंगे। मेरा द कास्टरविज आपको पता है, आपने पढ़ रखी होगी, हैंड ऑफ द एथन बेल्ट्रा है, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज़ है, ये सारी इनकी नॉवेल्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। मज़ेदार बात यह है कि टॉमस हार्डी एक पोइट भी थे और इनकी पोइट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, और पहले ये नॉवलिस्ट थे। लेकिन आपको याद होगा कि इन्होंने ज्यूड द ऑब्सक्योर लिखी 1895 में, और ज्यूड द ऑब्सक्योर का बहुत विरोध हुआ, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ को जला दिया गया, जिसके बाद टॉमस हार्डी को इतना ज़्यादा बुरा लगा कि उन्होंने नॉवेल लिखना बंद कर दिया और ये सिर्फ पोइट्री लिखना इन्होंने कंटिन्यू किया, है ना। ये आपको पता है। हेनरी जेम्स जो रियलिज़म इनकी नॉवेल्स में काफ़ी कुछ है, आपने इनकी नॉवेल्स के बारे में काफ़ी पढ़ रखा है। एक बहुत फेमस आर्टिकल इन्होंने लिखा 1884 में, द आर्ट ऑफ फिक्शन। वो आर्टिकल हम पढ़ेंगे इस एज में और समझने की कोशिश करेंगे कि द आर्ट ऑफ फिक्शन क्या करता है, क्या कहता है, राइट। ये अमेरिकन राइटर थे और इनकी एक बहुत फेमस नॉवेल है जो शायद आपके कोर्स में रही हो, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, राइट। ये इनके कुछ वर्क्स हैं। इसके अलावा जोसेफ कॉनरेड आते हैं, 1857 में पैदा हुए और 1924 में इनकी डेथ होती है। तो आप देखेंगे सारे राइटर्स लगभग 1890 से 1918 तक में काफ़ी एक्टिव हैं। जिन राइटर्स की मैं बात कर रहा हूँ ये सारे नॉवलिस्ट हैं, राइट। जोसेफ कॉनरेड, जिनका पूरा नाम था जोसेफ टियोडोर कॉनरेड नैलेस कोरेजोविस्की, इनका ये पूरा नाम था। ये पोलैंड के थे और पोलैंड से इनको निकाल दिया गया था, यूक्रेन चले गए थे, और इनके बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर हैं, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम पढ़ेंगे एल्मर्स फॉली, इनका एक बहुत फेमस वर्क है। एन आउटकास्ट ऑफ द आइलैंड्स 1896 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, राइट। द निगर ऑफ द नार्सिसस 1897 में आई है एक नॉवेल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये इनके कुछ वर्क्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। अगले आपके राइटर हैं H.G. वेल्स। H.G. वेल्स के बारे में तो भी आप पढ़ चुके हैं। 1866-1946 इनका लाइफ पीरियड है। इनकी अगर मेजर वर्क्स की बात आप करें तो द टाइम मशीन है सबसे फेमस में से एक, 1895 में। द वंडरफुल विजिट है 1895 में, राइट। ये इनके कुछ वर्क्स हैं, वी विल टॉक अबाउट देम। एक 1905 में आया है किप्स, KIPPS, बहुत फेमस वर्क है इनका। मैरिज है 1912 में आया है, वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज वर्क्स। सैमुअल बटलर अगले नॉवलिस्ट हैं। 1835 में, 1902 में क्वीन विक्टोरिया के एक साल बाद के शासन छोड़ने के एक साल बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। माइनर नॉवलिस्ट हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं, वी विल टॉक अबाउट हिम। जॉर्ज मूर एक माइनर नॉवलिस्ट हैं। जॉर्ज रॉबर्ट गिसिंग एक माइनर नॉवलिस्ट हैं। एनॉक अर्नल्ड बेनेट एक माइनर नॉवलिस्ट हैं। और रुडयार्ड किपलिंग जो कि बेसिकली एक पोइट हैं, एक माइनर नॉवलिस्ट हैं। हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ऐसा क्या था इस समय की नॉवेल्स के बारे में कि ये नॉवेल्स बहुत पॉपुलर हुई और इन नॉवेल्स को इतना ज़्यादा पढ़ा गया और इतना फेमस, इतना ज़्यादा क्रिटिकली अप्रिशिएट किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपको पता है विक्टोरियन एज से नॉवेल बहुत पावरफुल हो गई थी और जैसे जैसे समय बढ़ता गया नॉवेल ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होती चली गई। नॉवेल को एक आर्ट के रूप में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती है इस एज में। और सबसे बड़ी बात एक जो आती है,
नॉवेल ऑफ आइडियाज़ या नॉवेल फॉर द सोशल पर्पस, ये नॉवेल जो सामने आती है इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम इसके ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे। हेनरी जेम्स की अगर बात करें तो रियलिज्म देखेंगे अमेरिकन नॉवेल में, और ये सारा आपको हम इस पूरे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी अगली कुछ क्लासेस में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड का जो वर्क कुछ का जो नॉवेल था, नॉवेल राइटिंग थी, उस पर फ्रेंच और रशियन इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था, राइट। और इसी समय एक नया जॉनरा सामने आ रहा था, वो था शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, लगातार बढ़ती जा रही थी। रोमांस जो था वो लगभग ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी सरवाइव कर रहा था। और रीजनल फिक्शन का उदय हो रहा था। टॉमस हार्डी का वेसेक्स नॉवेल्स, रीजनल फिक्शन के बारे में बातें चल रही थी। We will discuss all this in detail in these classes. Then who were the main dramatists? सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट थे G.B. Shaw 1950, मैन एंड सुपरमैन आपका है, देन कैंडिडा, पिग्मेलियन। इनके वर्क्स को पढ़ना पड़ेगा, बिना इनको पढ़े नेट निकाल पास होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। देन यू हैव जॉन मिलिंटन सिंज 1871-1909, इनका लाइफ पीरियड है, आपको इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू acquaint you with these people. I hope I am sure you already know their names, but the question is, can you answer questions on their works and on their life in the examination, right? So that is what I am trying to connect you with. And as I told you in the beginning of the class, in this class I am only connecting you with some ideas and with some people. I am not telling you anything in detail. However, if you have any issue, you can stop me and ask a question to me, okay. So I just told you about John Millington Synge, and if you talk about his works, there are many plays which are very famous, right. So one of them is The Shadow of the Glen, which came in 1903, Riders to the Sea, that came in 1904, okay, and many more. Next writer you have is Sir Arthur Wing Pinero, minor dramatist. I don't know if you have, I'm not sure if you have heard his name, but इनका स्टाइल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. वी विल टॉक अबाउट दैट. इनके जो वर्क्स हैं उसमें एक है स्वीट लेवेंडर 1888 में आया है, द व्हीकल सेक्स 1888 में. ये कुछ ऐसे वर्क्स हैं. वी विल टॉक अबाउट दैट देम इन डिटेल. गाल्सवर्दी आते हैं अगले. गाल्सवर्दी जिन लोगों ने टीजीटी की तैयारी की है बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, तो आई विल नॉट टॉक अबाउट हिज प्लेज. यू नो द वाइट मंकी, द सिल्वर स्पून, एंड स्वान सॉन्ग, लॉट्स ऑफ देम आर, एंड द फोरसाइट सागा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें पहला वाला है. ये सारे के सारे हैं. वी विल टॉक अबाउट देम. हेनरी ग्रैनविल बाकर is another dramatist who is very famous. Then you have Sir William Swen Gilbert, Oscar Wilde, you know him very well, Sir James Barrie. I'll share this with you, and you can just think about these names, and if you wish you can keep reading, you can start reading. However, I will talk about them one by one, and I will try to acquaint you with their major works so that you can answer the questions in the UGC NET examination. Am I audible, guys? Yes, sir. Okay, right. Then what were the main features of drama in this age? पहला फीचर जो था ड्रामा का वो था कि ये देखिए ये एक नया ड्रामा था. नया ड्रामा क्यों था? क्योंकि पूरे के पूरे बहुत लंबे विक्टोरियन एज में, जो कि 60-70 साल 80 साल का एज है, उसमें आप देखेंगे तो ड्रामा ख़त्म हो गया था. तो नया ड्रामा आ रहा है. नया ड्रामा आ रहा है एक बहुत अरसे के बाद. तो इसमें एक नयापन था इस ड्रामा में. पहला जो ड्रामा में है वो ख़ास बात वो ये थी. दूसरा था जो रियलिज्म और प्रॉब्लम वाला जो सोशल प्रॉब्लम्स थी जो नॉवेल राइटिंग में आया, वही चीज़ यहाँ के ड्रामा में भी दिखाई देता है. ये दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर है. और तीसरा फीचर है कि इंग्लैंड और आयरलैंड दोनों में जो लोग थे, दोनों जगह से ड्रामा आता है. ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लैंड से आता है.
राइट, आयरलैंड से भी ड्रामा आता है। कॉमेडी एक बार दोबारा रिटर्न करती है और इसमें काफ़ी ग्रोथ होती है, और पोइट्रिक ड्रामा की शुरुआत करते हैं जॉन मिलिंगटन सिन जैसे लोग, जो आगे चलकर टी.एस. एलियट परफेक्ट करते हैं। फिलहाल हम 1918 तक की बात कर रहे हैं और 1918 तक टी.एस. एलियट ड्रामा नहीं लिख रहे थे, तो फिलहाल हम टी.एस. एलियट को यहाँ शामिल नहीं कर रहे हैं। जब हम 1918 के बाद के ड्रामा की बात करेंगे तो हम एलियट की बात करेंगे। आपको याद होगा एलियट का द फैमिली रियूनियन 1939 में आता है और द मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 में आता है, 1935 में। ड्रामा पर फॉरेन इन्फ्लुएंस जो कि स्पेन का है, फ्रांस का है, साफ साफ दिखाई देता है। और क्योंकि क्रिटिसिज्म काफ़ी पावरफुल हो रहा था और जिन चीज़ों को क्रिटिक्स अप्रूव करते थे वो ज़्यादा एक्सेप्टेड होती थी, ज़्यादा पावरफुल मानी जाती थी लिटरेचर में, इसलिए ड्रामा का क्रिटिसिज्म से जो रिलेशनशिप है वो पहली बार बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से दिखाई देता है। सो वी विल हैव टू स्टडी दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस fully. Moving to the poets, then we have the main poets that we have here is a list. आपने इन सब poets के बारे में सुन रखा है, सबकी poems आपको पता है, but we will study their poems and of course some of their lives. थोड़ा बहुत ज़िंदगी के बारे में उनके देखेंगे। कुछ important features जैसे विलियम बटलर येट्स के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, रॉबर्ट ब्रिजेस के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, उनकी लाइफ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है तो हमको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। सो यू कैन सी मोस्ट ऑफ, अगर आप इनके लाइफ पीरियड को देखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर लोग जो इसमें हैं वो कब एक्टिव हैं, वो एक्टिव हैं 1890 से 1918 के बीच में, 1890 to 1918। सो विलियम बटलर येट्स बॉर्न इन 1865, डाइड इन 1939। रॉबर्ट ब्रिजेस बॉर्न इन 1844, डाइड इन 1930। जॉन मैसफील्ड born in 1878, died 1967. Dela Meyer 73-56. Edmund Charles London 96-74. Houseman 59-36 and Leslie Abercrombie 81 to 1938. Right? Other than them we have वॉर पोएट्स हु वर एक्टिव। इसमें से कुछ लोग सैनिक थे, कुछ लड़ाई करते थे, तो ये जो लड़ाई, कुछ लोग ऐसे थे जो वॉर के बारे में जानते थे। सबसे बड़े बड़े 3 महान जो हमारे वॉर पोएट्स हुए उसमें हैं आपके रूपर्ट ब्रूक, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, उसको कंसिडर कर लीजिए। रूपर्ट ब्रूक 1887 में, 1915 में। देखिए सारे वॉर पोएट्स की काफ़ी जल्दी डेथ हो गई थी। सेस्ट्रेट ससून, आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है, that this I will have to correct. Siegfried Sassoon and Wilfred Owen. Okay, so ये आपके वॉर पोएट्स हैं जो 3 हैं, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आएंगे। और अगर हम ये सोच के एग्ज़ाम देने जाते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जितना हमने पढ़ा है वहाँ से आ जाएगा और हम कर लेंगे, तो फिर इसका मतलब हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना चाहते। एग्ज़ाम क्लियर करने का मतलब है बच्चों कि हमको उसके लिए प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। विल्फ्रेड ओवेन का 1893 से 1918 है और सज्यून का 1886 से 1967 है, तो ये इसको आप 86 मान लीजिए, ठीक है, 1886 से 1967। सो इफ़ यू सी रॉबर्ट ब्रूक की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 15 और 13 28 साल की है। सजून की 14 और 67, ये काफ़ी लंबे समय तक जिए थे। लड़ाई ख़त्म होने के बाद इन्होंने वर्ल्ड वार 2 भी देखी है। विल्फ्रेड ओवेन 18 और 7 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है और इन सब की पोएम्स एग्ज़ाम में आने वाली हैं, तो हम उन पोएम्स को भी स्टडी करेंगे। पोइट्री के क्या फीचर्स थे? पोइट्री के मेन फीचर्स, डिकाडेंस यानी जो पुरानी पोइट्री थी उसका कुछ इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। जॉर्जियन के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जॉर्जियन के खिलाफ जो एक मूवमेंट आता है, पूरा इमेजिस्ट मूवमेंट था, इमेजिस्ट मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, दोबारा आएगा। राइट, वार का क्या इन्फ्लुएंस होता है पोइट्री पे, वी विल टॉक अबाउट दैट। और आपको पता है 1920 में एक बुक आती है जिसमें एलियट का द सेक्रेड वुड, जिसमें एलियट का ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट पब्लिश होता है और बात करता है वो ट्रेडिशन की और इंडिविजुअल टैलेंट की। फिलहाल हम क्योंकि हम अभी 1918 तक की ही बात कर रहे हैं, एक नई ट्रेडिशन बनाने की शुरुआत होती है इन पोइट्स के द्वारा, उसका हम स्टडी करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ मैंने आपको 1890 से 1918 के बीच में जो
लिटरेचर मेनली लिखा गया उसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस किया है। जो मैं क्लास अगली पढ़ाऊँगा 20th सेंचुरी पोइट्री की, उसमें 20th सेंचुरी लिटरेचर की, उसमें मैं नावल से शुरू करूँगा। और नावल राइटिंग में हम कुछ नावल राइटर्स के बारे में बात करेंगे। और राइटर्स की बात करने के बाद हम बात करेंगे आपके जो उनकी जो मेन नॉवेल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको समरी याद रहे, आपको कैरेक्टर्स याद रहें। और हम ये भी बात करेंगे कि किस नॉवेल और किस राइटर पर यूजीसी नेट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे कि आपको वो क्वेश्चंस तैयार हो जाएं। पूरा पर्पज़ ये है कि 20th सेंचुरी लिटरेचर में और क्रिटिसिज्म में ऐसा कोई क्वेश्चन ना आने पाए जो आप एग्ज़ाम में देख करके ना कर पाएँ, या आपको लगे कि अरे ये तो क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं है। राइट, दैट इज़ द पर्पज़। और अगर आप लोग साथ देंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आई एम 100% श्योर कि हम ये काम अच्छे से कर लेंगे। इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज़ आस्क।